जय हिंद। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 प्रकाश पढ़ेंगे। हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। अंधेरे में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते। हम जानते हैं कि अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, परंतु लालटेन, टॉर्च या विद्युत बल्ब जला देने पर उसकी प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देने लगती। क्या होता है जब प्रकाश की व्यवस्था कर ली जाती है। क्या किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है? हाँ, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक है। किस प्रकार प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है? तो जब प्रकाश किसी वस्तु पे जाती है और टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब वस्तु पर पड़ती है, सबसे पहले जिस वस्तु को देखना है, जैसे हमको किताब को देखना है तो किताब प्रकाश की किरणें सबसे पहले किताब पर पड़ेगी और किताब से टकराने के बाद जब आकर तो हमारे आंखों पर पड़ती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आंखों में उन वस्तुओं का चित्र बनते हैं जिसे हमारे मस्तिष्क समायोजित करती है। आंखों में जो चित्र बनते हैं और उस चित्र को हमारे मस्तिष्क है जो कि समायोजित कर लेती है, माने उसको समझ लेती है, तथा उस वस्तु को हम तब देख पाते हैं। आंखों की परिसर रेंज में आने वाली सही वस्तुओं आपको दिखाई देती है। यानी आंखों के परिसर में रेंज में आने वाली सही वस्तु आपको दिखाई देती है। यानी रेंज कहने का मतलब कि आंख जितने दूर तक देख सकती है, आंख की एक सीमा है, उतना ही दूर तक देख सकती है, तो उतना दूर के देखने वाली वस्तु को आपको दिखाई देती है। टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश की किरणें अन्य वस्तु पर भी पड़ती होगी। क्या आप सहमत हैं? आप अवलोकन करें तब पता लगाएं कि क्या ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रकाश की किरणें ये बॉल पे पड़ रही और बॉल से टकरा कर आंखों तक जा रही है। यानी ये व्यक्ति बॉल को देख पा रहा है। वस्तु से टकरा कर प्रकाश की किरणें सीधे आंखों पर पड़ती है। क्या आपने लालटेन, लैंप, बिजली बल्ब में शीशा लगा हुआ देखा है? इसके स्थान पर यदि टीन के बने समान आकार के वस्तु का प्रयोग करें तो क्या होगा? क्या वस्तुएं दिखाई देगी? तो बिल्कुल नहीं देखेगी। टीन लगाने से प्रकाश नहीं दिखेगा। प्रकाश लुप्त हो जाएगा। तो प्रकाश लुप्त हो जाएगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश स्रोत के सामने यदि कूट, किताब या लकड़ी की वस्तु रखें तो क्या होगा? प्रकाश के स्रोत, मान लीजिए प्रकाश की स्रोत है, प्रकाश की स्रोत ये एक बल्ब है। इसके सामने हम यदि कूट रखते हैं तो कूट रखेंगे तो इधर से प्रकाश इस साइड से इस साइड नहीं जाएगी, तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं से प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। हम देखते हैं कुछ वस्तु है जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके प्रकाश आर पार नहीं हो सकती। कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिनसे आर पार प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप में नहीं हो सकती। यानी कुछ दिखती है, कुछ साफ नहीं दिखती है। प्रकाश की किरणें आर पार तो हो जाती है लेकिन स्पष्ट आर पार नहीं हो पाती। कुछ आंशिक रूप से पार होती है, आंशिक रूप से नहीं पार होती। क्या कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जिनको आँख के सामने रखने पर ही वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती है? कुछ ऐसी वस्तुएं जिसके सामने रखने पर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती और कुछ ऐसी वस्तु जिन्हें आँख के सामने रखने पर धुंधली दिखाई पड़ती। यहाँ ऐसा देख सकते हैं जैसे कि आप शीशा को रखिएगा तो शीशा के आर पार आप देख सकते हैं ये पारदर्शी है, यानी इसके आर पार हम देख सकते हैं। यदि आप कागज में तेल लगा हुआ तेल के आस पार यदि देखेंगे तो प्रकाश की कुछ आंशिक रूप से पार होती है। यदि हम यही लकड़ी या टीन, लोहा इत्यादि के आर पार देखेंगे तो हमें दिख नहीं पाती। यहाँ हम 3 प्रकार के वस्तुएं पाते हैं। पहले प्रकार की वे वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश की किरणें पार हो जाती है, दूसरी वह वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती है, तो पार हो जाती। दूसरी ओर की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती है। दूसरी प्रकार की वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें पार नहीं होती और दूसरी ओर की वस्तुएं बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तीसरी प्रकार की वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है और दूसरी ओर वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती है। तो ये 3 प्रकार के वस्तुएं हो गए। अब इन्हीं को पहले प्रकार को जब जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं करते उसे अपारदर्शी कहते हैं। और एक है जिससे प्रकाश की किरणें
आंशिक रूप से पार हो तो उसे पारभासी या अर्ध पारदर्शी कहते हैं। वस्तुओं की इस गुण के आधार पर तालिका 13.1 सूचीबद्ध कीजिए। यानी पारदर्शी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पारदर्शी वस्तुओं के नाम में आपका होगा कांच होगा, आपका ग्लास जिसको कहते हैं ग्लास होगा, आपका ये ग्लास होगा, आपका ये फाइबर जो फाइबर होता है वो भी पारदर्शी होता है, कुछ फाइबर पारदर्शी होता है। अपारदर्शी में आपका होगा कागज होगा, आपका वुड होगा, लकड़ी होगा, पलाई होगा, आपका लोहा होगा। पारदर्शी या पारदर्शी में आपका कागज पे तेल लगा हुआ या कागज पे फैट लगा हुआ होगा। क्रियाकलाप 1 यानी एक्टिविटी 1 करते हैं। आइए प्लास्टिक पाइप का एक छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की नली लें। यानी प्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा इस तरह का, या प्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा अथवा रबर की नली लें। कमरे के एक तरफ मोमबत्ती जलाकर, कमरे की एक तरफ हम मोमबत्ती जला दीजिए, एक तरफ मोमबत्ती जला दीजिए और मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। आप कमरे के दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप में आंख लगाकर मोमबत्ती को देखें, मोमबत्ती को देखें। यानी इस तरह से आप आंख लगाकर इस साइड से आप मोमबत्ती को देखें। तो देखेंगे तो क्या होता है, तो क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। आप मोमबत्ती को देख रहे हैं, जब दिख जाती है, आप सीधा ये पाइप होता है तो देख पाती है, आप उसको थोड़ा मोड़ दीजिए। तो मोड़ दीजिएगा तो पर नहीं दिखती है, मोमबत्ती नहीं दिखती है। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? तो जब मोड़ पाइप को दाएं या बाएं मुंह घुमाने पर आपको मोमबत्ती नहीं दिखाई देती। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि जब पाइप सीधा होता है तो हमें मोमबत्ती दिखती है, जब पाइप सीधा नहीं होता तो मोमबत्ती नहीं दिखती। इससे कहने का मतलब होता है कि जब सीधा होती है तो प्रकाश आती है और जब टेढ़ा हो जाता है तो प्रकाश नहीं आते। यानी इसका कहने का मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्रियाकलाप 2 दो पुराने पोस्ट कार्ड लेकर 13.3 में दिखाए गए अनुसार मोड़कर उनकी 2 नलियां बना लें। एक नली दूसरी से थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे में आसानी से फंस जाए। और नली को बनाने के लिए अगर गोंद की जगह फेविकोल लगाएंगे तो अच्छी तरह से जल्दी चिपक जाएंगे। इस तरह का पोस्ट कार्ड लेना है, इसको इस तरह से नली बना देना है और नली को इस तरह से बनाना है कि नली एक दूसरे में चिपक, नली एक दूसरे में आसानी से फंस जाए, यानी एक दूसरे में सटे, इस तरह से आसानी से एक दूसरे में अटक जाए। चित्र में दिखाई अनुसार मोटी वाली नली को की एक तरफ काला कागज चिपका दीजिए। यानी मोटी वाली नली की एक तरफ या काला कागज चिपका दीजिए। उसके लिए काला कागज या कार्बन कागज का उपयोग कर सकते हैं। काले कागज के बीच आलपीन से एक बारीक से छेद कर दीजिए, यानी यहाँ पे एक बारीक से छेद कर देना है। इसी तरह पतली वाली नली के एक और एक पतला सफेद कागज चिपकाएं, यानी इसमें एक पतला सफेद कागज चिपकाएं और इस कागज पर थोड़ा सा तेल लगा दें। इस पर क्या लगाना है? सफेद कागज पर थोड़ा सा तेल लगा देना ताकि यह अल्पपारदर्शी हो जाए। आपको पता है कि जो जिस कागज पर तेल लग जाती है वो अल्पपारदर्शी हो जाती है। हम इसीलिए इसे करेंगे, हम इसे पर्दे वाली नली कहेंगे। हम इस नली को जो बनाएंगे उसे हम पर्दे वाली नली कहेंगे। सफेद वाली कागज वाली नली के काले कागज वाली नली के अंदर डालें। सफेद कागज वाली नली को हम काले कागज वाली नली के अंदर डालते हैं। देखिए यहाँ पे डाला जा रहा है, तो डाला जा रहा है, अंदर डाले। अब यह एक तरह से कैमरा हो गया। इसे पिन होल कैमरा कहते हैं। इसे क्या कैमरा कहते हैं? पिन होल कैमरा कहते हैं। इस कैमरे के छेद में अगर एक जलती मोमबत्ती रखिए और दूसरी तरफ के पर्दे पर देखिए तो पर्दे पर क्या दिखाते? पर्दे वाली नली को आगे पीछे खिसकाइए और प्रत्येक स्थिति में पर्दे पर मोमबत्ती के लौ को बीम को ध्यान से देखिए। पर्दे के आगे पीछे सरकाने से प्रतिबिंब पर क्या असर होता है? कैमरे में से किसी ऐसी वस्तु की तरफ देखिए जिससे पर खूब प्रकाश पड़ रही है, जैसे पेड़, मकान इत्यादि। अब आपने कैमरे के पर्दे पर देखिए, यदि आसपास के प्रकाश पर्दे पर पड़ रहा है तो डिब्बे के दोनों हाथ से ढककर अंदर झांकिए। आपका पेड़ या मकान उल्टा दिखाई देता है या सीधा? आश्चर्य! पेड़ या मकान का प्रतिबिंब पिन होल या कैमरा के तेल लगे कागज पर उल्टा दिखाई देता है।
आपने जली मोमबत्ती को टेढ़ी पाइप से होकर देखना चाहा, आपकी मोमबत्ती नहीं दिखाई दिया तथा पाइप को सीधा कर आपने देखा, मतलब शुरू में पहला एक्टिविटी में जब पाइप को सीधा था तो प्रकाश दिख रहा था, जब पाइप को टेढ़ा किया तो प्रकाश नहीं दिख रहा था। प्रतिबिंब को उल्टा बनना तथा सीधा पाइप से मोमबत्ती या अन्य वस्तु को देख पाना, यह घटना बताती है कि प्रकाश की प्रतिबिंब का उल्टा बनना तथा सीधे पाइप से मोमबत्ती का अन्य वस्तु को देख पाना, यह बताता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पर क्या था कि पोस्ट कार्ड था, पोस्ट कार्ड का इस तरह से पाइप बनाना था। पाइप में एक में आपको ये व्हाइट पेपर में तेल लगाकर इसको साड़ देना था, एक में ब्लैक पेपर लगाना था, ब्लैक पेपर को काट देना था, काट देने के बाद इसको प्रकाश की मदद से आपको देखना था। तो इस पर जो मोमबत्ती का जो लौ होता है, जो इसमें देखिएगा तो इसके कैमरे में आपको इस तरह का उल्टा, ये इस तरह से बना हुआ दिखेगा, उल्टा बना हुआ दिखेगा, इस तरह से बना हुआ दिखेगा इसके जो व्हाइट्स वाले पेपर होते हैं उस पे। इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्रियाकलाप 3, प्रकाश का टकरा कर लौटना अर्थात परावर्तन। जिस प्रकाश को जब टकरा कर लौटती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। एक कोरा कागज किसी समतल जगह पर रखिए जहां धूप और छांव मिल रहा हो। एक दर्पण को हाथ में लें और उसे चमकने वाले हिस्से सूर्य के प्रकाश की तरफ करें। यानी एक कोरा कागज को लेकर ऐसे समतल जगह पर रखिए जहां धूप और छांव दोनों मिल रहा हो। एक दर्पण को हाथ में लें और उसे चमकने वाले हिस्से, यानी जिस साइड से हम देखते हैं उसे सूर्य के प्रकाश की तरफ करें। दर्पण से परावर्तित प्रकाश की किरणें को जमीन पर बिछे हुए कागज पर डालिए। आप दूसरा दर्पण कागज पर पड़ रही प्रकाश की किरणें के मार्ग में खड़ा कीजिए तो क्या बात दिखता है? देखिए, प्रकाश के पथ में दूसरा दर्पण रखने से क्या प्रभाव पड़ा? क्या आपके द्वारा डाली गई किरणें अतिरिक्त भी कोई किरण कागज पर दिखाई पड़ती है? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ ये पहला दर्पण है, ये आधा प्रकाश में आधा अंधेरा में। यहाँ से आपको सूर्य की प्रकाश आती है और ये इसी पर टकरा कर यहाँ पर लौट जाती है। तो क्या हुआ, प्रकाश स्रोत सूर्य से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरणें को हम आपतित किरण कहलाती है। यानी जो किरणें सूर्य के प्रकाश से आती है, यानी जो प्रकाश की किरणें दर्पण टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और दूसरी दर्पण पर डाली गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी यहाँ से टकराकर जो किरण लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। दूसरी दर्पण के लिए इस पर डाली गई किरण आपतित तथा दूसरी ओर लौटाई गई किरण परावर्तित हो गया। यानी इस पे जो किरण आया तो वो आपतित, इस मन ऐनक के लिए या इस दर्पण के लिए ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित होगी। लेकिन इस दर्पण के लिए ये किरण आपतित होगी और ये परावर्तित हो गई। यानी हर दर्पण के लिए किसी भी दर्पण पर जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो किरण टकरा कर लौट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। एक रात के समय अंधेरे कमरे में अपने मित्र के साथ एक दर्पण तथा टॉर्च लेकर जाइए। चित्र 13.5 के अनुसार टॉर्च चलाकर दर्पण पर प्रकाश कीजिए। दर्पण से निकलने वाली प्रकाश की किरणें का अवलोकन कीजिए। आप टॉर्च को जितना तिरछा करेंगे दर्पण की दूसरी ओर प्रकाश बिंब उतना ही तिरछा होता जाएगा। यानी ये दो व्यक्ति है, एक टॉर्च जलाता है, इस पे एक टॉर्च जलाता है ऐनक पे, तो ऐनक पे यहाँ पे प्रकाश जमा होती है, प्रकाश यहाँ से यहाँ आपतित होती है, फिर यहाँ पर परावर्तित होती है। परावर्तित आप जितना तिरछा करते जाते हैं टॉर्च को उतना तिरछा प्रतिबिंब, मतलब उतना तिरछा ये प्रकाश जाती है। यानी टॉर्च को आप इधर लाएंगे तो ये भी, टॉर्च को इधर लाएंगे तो ये भी आपका इधर जाता है। इधर जितना आप दूर जाएंगे जितना ज़्यादा कोण इधर बनेगा। ये देखिए, इसको इसको यदि इधर लाएंगे तो ये भी इधर जाएगा, इसको और इधर लाएंगे तो ये भी और उधर जाएगा, इसको लेकिन इधर यदि लाएंगे तो ये भी इधर जाएगा। इससे यानी प्रकाश की आपतित किरणों को जैसे जैसे अभिलंब से दूर किया जाता है, अभिलंब करने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण जब पार दीजिएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का तो 90 डिग्री का
या बीचों बीच से आप जितना दूर कीजिएगा ये भी प्रकाश का प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। तो आप टॉर्च को जितना तिरछा करेंगे, तिरछा करने का मतलब ये इस तरह से तिरछा करेंगे, तिरछा होता है, तिरछा करेंगे दर्पण दूसरी ओर प्रकाश का बिंब उतना ही तिरछा होता जाएगा। टॉर्च से दर्पण पर पड़ने वाली किरणें तथा दर्पण से निकालने वाली किरण को क्या कहेंगे? टॉर्च से दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण तथा दर्पण से निकलने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। छाया दिन के में सूर्य के प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती है। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य प्रकाश का कैसा स्रोत है? प्राकृतिक। दो तरह के स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। जो अपने आप जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जो मानव निर्मित करता है उसे मानव निर्मित कर स्रोत कहते हैं। क्या प्रकाश के और भी कई स्रोत हैं? हाँ, बहुत से स्रोत हैं। प्रकाश की यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को रखें तो क्या उस वस्तु की तरह की कोई आकृति दिखाई देती है? प्रकाश की उपस्थिति में आप अपने जैसी कोई आकृति देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? जैसे कि आप जब भी चलते होंगे, या तो आप इधर से मान लीजिए सूर्य इधर है और आप इधर खड़े हैं, तो अब देखिएगा आपके पीछे साइड इसकी छाया बनती है, मतलब छाया दिखाई देती है। काला काला मतलब काला काला, ये काला काला आपके चित्र जैसा ही दिखाई देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं, यानी अपारदर्शी वस्तु यानी वैसी वस्तु जिससे कि प्रकाश पार नहीं करता, आर पार नहीं होता, उसको जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर यानी पीछे प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः अपनी तरह की आकृति बनती है। इसे ही हम छाया कहते हैं। छाया के किनारे का भाग बीच के भाग से कुछ भिन्न दिखाई देता है। छाया के किनारे का भाग जो होता है बीच के भाग से कुछ भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि किनारे में प्रकाश की आंशिक आपूर्ति होती रहती है। किनारे में हल्का फुल्का तो प्रकाश जाता है, लेकिन बीचों बीच में पूरा प्रकाश नहीं, एकदम प्रकाश नहीं जाता, तो आंशिक पूर्ति होती है। इसलिए इस भाग को की छाया को क्या कहते हैं? उपछाया। जैसे कि आप जानिए कि जिस तरह से आपका मुखिया होता है तो उससे छोटा उप मुखिया होता है, उसी तरह से जब प्रकाश उसी तरह से छाया और उपछाया होता है। जहाँ पूरे तरह से अंधेर प्रकाश नहीं पार होता तो उसे हम क्या कहते हैं? छाया। और हल्का से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उपछाया। छाया का आकार प्रकाश के स्रोत की दिशा, दूरी एवं आकार पर निर्भर करता है। यानी छाया का आकार प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश कैसा स्रोत है, वो किस दिशा में है, दूरी पर एवं आकार पर निर्भर करता है। क्रियाकलाप 5, यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। यह एक ऐसा एक्टिविटी जिसको आपको कहाँ करना होगा? अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते के एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च लेकर एक गत्ते, गत्ते कहने का मतलब ये कूट का जो होता है उसे कूट का जो बना हुआ होता है, पेपर कूट का जो बना हुआ होता है उसे हम गत्ते कहते हैं। उसे गत्ते लेकर खुले मैदान में टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर उसी तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है, ठीक है। यानी कि आपके क्या है? आपका मित्र खड़ा है और मित्र खड़ा है। यदि आप मित्र के पीछे पेड़ या अथवा इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो आप तब भी आपको अपने मित्र की सिर की छाया दिखाई देगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। आप किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। अब क्या छाया सीट पर बनती है? इस प्रकार छाया पर्दे पर या किसी सतह पर ही दिखाई दे सकती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब मान ले जाए किसी भी प्रकाश के स्रोत और किसी भी प्रकाश के स्रोत के सामने किसी भी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं और उसके पीछे कोई भी पर्दा या दीवार या कुछ भी नहीं है, इमारत कुछ भी नहीं है, तो हम प्रकाश की छाया को नहीं, मतलब वस्तु की छाया को नहीं देख पाते। लेकिन जैसे हम पर्दे या कुछ ले आते हैं तो उसे हम देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छाया के लिए पर्दे की आवश्यकता होती है। छाया से हम वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है।
कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित कर सकती। चित्र में कुछ छाया दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से उत्पन्न करके विविध जानवरों की छाया होने के भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। यानी छाया है ना, यह मजेदार बात नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने हाथ से अलग अलग तरह, जिस तरह से आप हाथ कीजिएगा उस तरह से आपका छाया बनेगा। तो छाया से आप बहुत से जानवरों की आकृति बना सकते हैं। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी। आप कुर्सी की छाया के से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया में कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है? एक पतला नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए। उसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया को देखिए। क्या दोनों छाया समान आकृति की प्रतीत होती है? तो हाँ, एक पतला नोटबुक लेकर उसकी छाया और एक आयताकार डिब्बा लेकर उसकी छाया लमसम दोनों समान ही दिखती है। विभिन्न रंगों के फूल अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर उनके छाया का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब तथा पीला गुलाब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं, तो क्या उनके छाया के रंग भी भिन्न भिन्न होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वस्तु के रंग किसी भी तरह का हो, उसका छाया काला ही बनता है। और जब स्कूल में मैदान में जब कुर्सी रखिएगा तो कुर्सी को आप हल्का हल्का घुमाइएगा तो छाया की आकृति में परिवर्तन होता है।